नोट करके हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखवाएंगे। नोट नंबर 1 में ये है, नोट नंबर 2 में अगला आएगा, नोट नंबर 3 ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होगा। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ यूज होगी। तो अगर आपको ये चैप्टर्स में वो चीज़ आ जाएगा तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, फील हो जाना चाहिए कि नहीं हम कह क्या रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पार्टिकुलरली इन अ मैथमेटिक्स। कुछ एग्जाम्पल्स है सेट्स का जो यूज होता है पार्टिकुलरली, उस चीज़ को हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो जैसे कभी भी आपको n दिखा हुआ मिल जाए तो आपको तुरंत फिल कर लेना है n का मतलब कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना, और एलिमेंट्स को कॉमा से अलग करते हैं, कॉमा से एक दूसरे एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, है ना, और डॉट डॉट कर दिए। डॉट डॉट का मतलब हुआ कि उसमें उसी तरह से 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए चला गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो 1 है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आगे आप चलते जाओगे अभी रुकेगा नहीं। फिर अगर कहीं जेड आपको दिखता हुआ मिल जाए तो आपको फील करना चाहिए कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं आपको हम लिखवा भी देते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव भी माइनस डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो नेगेटिव में भी आप इंटीजर्स लोगे तो -2.5 नहीं ले सकते हो, -10 -11 ले सकते हो, लेकिन -10.1 नहीं ले सकते हो। तो ये पूरी तरह से इंटीजर्स जो नंबर हैं उनके सेट्स को हम लोग कैपिटल जेड से लिखते हैं या फिर कैपिटल आई से भी लिखते हैं। और फिर आते हैं क्यू पे। क्यू को बोलते हैं, क्यू जैसे ही फील हो दिखाई दे तो आप समझ लेना कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स जो p/q के रूप में होते हैं या जिनका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो हो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो रेकरिंग हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। फिर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे आपका लाई करता है, मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में नंबर लाइन पे √2 √3 √5 1.2 1.3, मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का पूरा कलेक्शन ही रियल नंबर में आ जाता है। ठीक है ना, मतलब रियल नंबर किसी चीज़ से माने कम नहीं रहता है, मतलब सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर से बड़ा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब, जेड का मतलब आप ऑल इंटीजर्स याद किए हो, तो जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो भी नहीं लेंगे क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, आप कह सकते हो नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर लिखना हो तो जेड माइनस लिख दो, सिंपल सी बात है। या इसको आई प्लस भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। क्यू प्लस का मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स जो पॉजिटिव हो, मतलब ओरिजिन के राइट साइड वाले जो भी नंबर हैं, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, 0.001 ही क्यों ना हो, वो सारे रेशनल नंबर्स हैं। जो भी रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इरेशनल भी आते हैं, तो इरेशनल नंबर को नहीं। क्यू प्लस का मतलब रेशनल नंबर्स का जितने भी सेट होंगे। और फिर आर प्लस का मतलब रियल नंबर प्लस में, मतलब आप कह सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच के सारे नंबर। 0 को भी हम लोग साथ में ले सकते हैं, नहीं 0 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर थोड़ी है। 0 नाइदर विल बी पॉजिटिव इंटीजर नॉर विल बी नेगेटिव इंटीजर, इसको ऐसे ही बोलते हैं। 0 इज नाइदर नॉर नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, दिस इज ओनली इंटीजर, बस। ठीक है, तो ये एक सिंबल था, ये लिखवा दिए। अब नोट नंबर 2 में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब ये नोट नंबर 2 आपका लिखे हुए हैं, इसको समझिए। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स।
सिनोनियम्स टर्म का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची, मतलब एक ही नाम है किसी सेट के जो अंदर लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सेट लिखे हैं 1 2 3 4 का, एक ये सेट है ना। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, इन्हें ही हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इन्हें एलिमेंट भी कह सकते हैं, इन्हें मेंबर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा नंबर लिखा गया कि सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ETC, है ना। मतलब इससे ये किसी चीज़ का सेट है तो इसको हम लोग यूजुअली कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। मतलब इसको कैपिटल ए बोल सकते हैं, चाहे कैपिटल बी बोल सकते हैं यूजुअली, ठीक है ना, बढ़िया है। फिर लिखा गया सी, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। उस सेट का, जैसे ए सेट है मेरा, इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के अंदर जो मेंबर्स लाई करते हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं। तो उनको जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एक बी सेट है अगर मान लीजिए, तो इसके अंदर आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल पी, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अंदर वाले एलिमेंट्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर्स से यूज करते हैं और बाहर वाले चीज़ को हम लोग कैपिटल, पूरे सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। चलो सी नंबर भी हो गया। फिर नोट नंबर 3 में लिखा गया है मीनिंग ऑफ दिस साइन। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, और ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, है ना। देखो जरा पढ़ देते हैं, कहानी सब लिखी हुई है, आप अच्छे से नोट कर लो। लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ यहाँ तक, पहले यहाँ से है ना, अ सेट ए, वी से दैट, अगर ए जो है एक एलिमेंट है ना, ऑफ सेट ए। चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये सेट ए है, तो हम ये बोलते हैं कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो है इस ए सेट का एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर लाई कर रहा होगा, है ना, से दैट देन ए बिलोंग्स टू ए, तब हम बोलते हैं कि ये ए जो है वो हमारे सेट ए के अंदर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बोला गया कि द ग्रीक सिंबल दिस मीन्स एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन से उठ के ई आया हुआ है, ये वाला, ऐसे मत लिखना, ई नहीं मत लिखना, ऐसे घुमा के ऐसे एप्सिलॉन, है ना। इसको हम लोग बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं, इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू। दस इस प्रकार वी राइट ए बिलोंग्स टू ए इफ, है ना, बिल्कुल। फिर आगे लिखा गया है कॉमा के बाद, इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए कि ये बी इसमें हम नहीं लिखते हैं, चलिए इसमें बी नहीं लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कि बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बढ़िया है। अगर ये ए सेट दिया गया तो इस सेट के अंदर बी एलिमेंट नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे हम ऐसे, जब सेट के अगर अंदर है तो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और अगर बी सेट के अंदर नहीं है तो ऐसे लिख के इसको काट देंगे। तो वही लिखा गया है कि इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको रीड कैसे करते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है बी डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब बी जो है वो सेट ए के अंतर्गत नहीं है। इसमें हम बोलेंगे एम बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो ना, एम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वही बोलेंगे कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो हाँ कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब बिलोंग्स करेगा तो ये लिखेंगे, नहीं करेगा तो उसको काट देंगे, ठीक है। ये वर्ड थे, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, है ना, मिटाकर। देखो जनरली जो महत्वपूर्ण बात है वो देखो, जनरली एक सेट के अंतर्गत हर एक एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स, अगर आप अंदर सेट के लिख रहे हो एलिमेंट्स को, मेंबर्स को, तो वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए। जैसे कि मान लो आप एक सेट ए लिखे,
1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, ये लिख दिए मान के चलो। और एक सेट बी हुआ, आप उसको ऐसे लिखे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, है ना। तो अगर ऐसे लिख दिए तो जनरली हम लोग ये बोलेंगे कि ये बी जो है गलत है, लेकिन बी को गलत काटेंगे नहीं, मतलब बोलेंगे कि ऐसे नहीं लिखा जाता है। सेट में सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखे जाते हैं। अगर मैच कर रहा है तो आप उसे हटा दो, मतलब 1 2 बार है, 2 2 बार है, तो वो दोनों सेम ही चीज़ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो गलत नहीं है। हम बोलेंगे कि ए सेट और बी सेट बराबर है। मतलब ये हुआ कि सेट ए को सेट बी के बराबर तभी कह सकते हो, या 2 सेट्स को इक्वल तभी कह सकते हो यदि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंतर्गत आते हों और बी सेट का सारे एलिमेंट ए सेट के अंतर्गत भी आते हों। मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में मैच करना चाहिए और बी का भी पूरा एलिमेंट ए में मैच करना चाहिए, एक भी अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये तो अधिक हो गया 1 2, तो हम कहेंगे ना 1 2 ही तो इसमें है। तो ये दोनों चीज आप 1 2 लिखो चाहे लिखो, इसके अंतर्गत एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 4 ही बोला जाएगा। तो जनरली आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेट में सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट लिखा जाता है, लेकिन अगर हम एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख दिए हैं तो वो गलत नहीं काटा जाएगा, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है जनरली। ये एक महत्वपूर्ण बात था। दूसरा चीज़ कि सेट का ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। फिर दूसरी बात कि इनके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। हर एक एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए और कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर सेम हो गया तो वो गलत नहीं है, वो दोनों सेम ही चीज़ कहलाएगा, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को ए को रिप्रेजेंट करने का, माने किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का, एक तो ये सीधे देख रहे हैं और एक दूसरा भी तरीका होता है। 2 तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म्स वगैरह वगैरह एक दूसरे का नाम होता है। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देखना मज़ा आ जाएगा, है ना। किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बना सकते हो थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। ओके, थैंक यू। आज इतना ही।